स्वागत है दोस्तों आप सभी का इनकलाब स्टडी सेंटर में। जैसा कि हमने पिछला जो क्लास था हमने उसमें पढ़ा था कि संविधान सभा का गठन कैसे किया जाएगा। तो वो चैप्टर फर्स्ट था। आज हम लोगों का है चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 है आज हम लोगों का। तो हमने जैसे पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हमारा संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। जो 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। जब ये संविधान अपनाया गया था तो इसको हम बोलते हैं कि मूल रूप से ही हमारा संविधान है। तो इस संविधान में जब संविधान अपनाया गया था तो मूल रूप से जो है, ठीक, मूल रूप से इसमें देखिए अनुच्छेदों की संख्या थी 395। ठीक है, अनुच्छेद थे 395 और इसमें भाग थे 22। ठीक, भाग 22 थे और इसमें अनुसूची जो है, अनुसूचियों की संख्या जो थी, अनुसूची 8 थे। ठीक है, अगर जैसे क्वेश्चन पूछता है कि मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूची है तो आपको बोलना है अनुसूची 8 है, अनुच्छेद 395 और भाग 22। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अनुसूचियां हैं 12। तो हम अभी चर्चा करेंगे चैप्टर जो हम लोगों का अनुसूची ही रहेगा। यही चैप्टर आज हम लोग का है, अनुसूची। ठीक है, आज हम चर्चा इसी के बारे में करेंगे कि अनुसूची 12 अनुसूची तो किसमें क्या है। और ये देखिए कि हम अनुसूची जो है याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और ट्रिक भी बताऊंगा और व्याख्या भी करूंगा। शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखिए और मैं चैलेंज करता हूँ, वादा करता हूँ कि आज के बाद फिर आपको अनुसूची कहीं भी सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ से पढ़ लूँ, ट्रिक से पढ़ लूँ, क्या करूँ। यहाँ ट्रिक भी पढ़ाऊंगा, व्याख्या भी करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी। तो मैं शुरू करता हूँ अब अनुसूची पढ़ाना। ठीक है, पहले मैं यहाँ अनुसूची लिख दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी कि चैप्टर पता चलता रहेगा ना कि ये पढ़ा क्या रहा हूँ। ठीक है, देखिए अनुसूची पढ़ा रहा हूँ और पहले यहाँ जो ट्रिक है ना, मैं उस ट्रिक को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसके बाद मैं एक एक करके सबकी व्याख्या भी करूँगा। पहले मैं लिख रहा हूँ, देखिए आप लोग, यस ओ आर यस्सी जन सभा से बदला पंचनगर। ठीक है, ये अनुसूचियों का ट्रिक है और मैं लिख देता हूँ कौन सी अनुसूची कौन है। ये पहली अनुसूची है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, ये 7 है और ये 8 है, ये 9 है, ये 10, ये 11 और ये 12। ठीक है, तो हम बात करते हैं अनुसूची फर्स्ट से बात करते हैं। ठीक है, अनुसूची पहली से बात करते हैं। ठीक है, अनुसूची फर्स्ट में देखिए है क्या, पहले यस है। यस का मतलब होता है स्टेट अर्थात राज्य। राज्य देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, एक जो है पूर्ण राज्य है। तो यहाँ पर पहले अनुसूची में बात किया गया है जो संघ शासित प्रदेश, मतलब कि जो संघ राज्य हैं। ठीक है, संघ राज्य एवं जो राज्य हैं, ठीक, और जो राज्य हैं, ठीक है, इन दोनों के सीमाओं के बारे में चर्चा की गई है। सीमाओं के और नाम के और न्यायिक क्षेत्र। ठीक है, और न्यायिक क्षेत्र, मतलब कि जो फर्स्ट वाला यस है, ये अनुसूची 1 में इसका मतलब स्टेट अर्थात राज्य, संघ शासित और जो प्रदेश हो गए वो और राज्य, इनके सीमाओं के बारे में, इनकी सीमाएं क्या क्या है और इनके नाम और इनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। आपको ये मालूम होगा ना कि कितने राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ 28 राज्य हैं एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये 28 राज्य, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए पहले जो है केंद्र शासित प्रदेशों की
संख्या थी 7, लेकिन अब जम्मू कश्मीर लद्दाख जब से केंद्र शासित प्रदेश हुआ है तब से संख्या हो गई थी 9। यहाँ 9 होना चाहिए, लेकिन दो दो थे केंद्र शासित प्रदेश, दमन व दीव एवं दादर व नागर हवेली। ठीक है, दादर व नागर हवेली। ठीक है, दादर नगर। पहले ये दोनों दमन व दीव और दादर नागर हवेली, पहले ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब इनका विलय कर दिया गया और ये एक हो गए हैं, इसीलिए संख्या यहाँ पर 8 हो गई है। ठीक है, अब ये समझ गए आप कि जो पहली अनुसूची है संघ राज्य जो है संघ शासित प्रदेश और राज्यों के सीमाओं, नाम एवं न्यायिक क्षेत्र से संबंधित है। इससे कि इसमें 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, सीमाओं के नाम के न्यायिक क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। ठीक, इसके बाद पता है कि जो हमने ये जो भाग 1 है संविधान का, बताया था हमने ना कि 22 भाग हैं, तो भाग 1 में जो अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक है। ठीक है, वो अनुसूची 1 से संबंधित है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि भाग 1 जो है या फिर अनुच्छेद 1 से 4 किस अनुसूची से संबंधित है, तो ये अनुसूची 1 से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुसूची 2 की। बात करते हैं अनुसूची 2। ठीक है, अनुसूची 2। यहाँ यस का मतलब स्टेट, यहाँ यस का मतलब सैलरी से है। ठीक है, सैलरी मतलब वेतन। ठीक, सैलरी मतलब वेतन। और ये किसके वेतन से संबंधित है, मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, इसको मैं को समझाता हूँ। अभी पहले मुझे लिख लेने दीजिए। जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में, इसके बाद जो लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ठीक। इसके बाद राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। ठीक है, सभापति एवं उपसभापति, ठीक। इसके बाद यहाँ देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, जिसे हम कैग भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि सैलरी में भारत के राष्ट्रपति की बात की, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन इसमें और भी है, मैं नाम इसलिए अभी लिखूंगा कि आपको याद करने में आसानी हो। आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति जो है, जो भारत का राष्ट्रपति है, राज्य में देखिए राज्यपाल के समकक्ष होता है, और संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से राज्य में हमारे सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति है, राज्यपाल के समकक्ष हुआ, ये राज्यपाल के समकक्ष हुआ राष्ट्रपति, और लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष विधानसभा के समकक्ष हुए, विधानसभा। ठीक है, क्योंकि केंद्र में संसद है तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य में भी 2 सदन हैं, विधान मंडल के 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ, आप लोग ये मैं सोचिए कि शॉर्टकट लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसका यहाँ हाई कोर्ट के, ठीक, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको अगर याद करने के लिए अगर कहा था कि अनुसूची 2 में क्या है, सैलरी है, वेतन। किसके वेतन की बात करता है, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधान परिषद के
सभापति एवं उपसभापति। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इसके बाद कैग, ठीक, इनके बारे में बात की गई है अनुसूची 2 में। अब हम बात करते हैं अनुसूची 3 की। अब बात करते हैं हम अनुसूची 3 की, ठीक है। देखिए यहाँ अनुसूची 3 में लिख रहा हूँ, अनुसूची 3, अनुसूची 3 मतलब ओ का मतलब होता है ओथ, ओथ मतलब शपथ, ठीक है, ओथ मतलब शपथ। यहाँ शपथ की बात की गई है। कौन कौन शपथ लेगा, किसके किसके शपथ की बात की गई, एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि देखिए अक्सर एग्जाम में पूछता है, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि शपथ किस अनुसूची से जुड़ा है, क्योंकि एग्जाम पहले से जो है टफ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा पूछेगा कि कौन कौन शामिल है। इसमें संघ के मंत्री हैं, संघ के मंत्री, इसके बाद संसद के सदस्य, ठीक है, संसद के सदस्य हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, या मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं, न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश बहुत सारे होते हैं। इसके बाद आता है कैग, जो हमने बताया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। तो जैसे यहाँ हमने बताया संघ के मंत्री, जैसे केंद्र में संघ है तो राज्य है, संघ है तो राज्य है, यहाँ राज्य के मंत्री हो जाएगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ, मैं चाहता तो नीचे लिख देता, लेकिन मैं सामने लिख रहा हूँ तो आपको याद रहेगा। ये केंद्र में अगर संसद है तो राज्य में हमारे क्या होता है, विधान मंडल, ठीक, विधान मंडल के सदस्य। ये आपको याद करने के लिए मैं आसानी के लिए सिर्फ यहाँ पर लिख रहा हूँ, विधान मंडल के सदस्य, ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, केंद्र में है तो राज्य में क्या हो जाएगा, इसका समकक्ष हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, न्यायाधीश, ठीक। इसके बाद एक कैग है ही, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गया अनुसूची 3 का। अनुसूची 3 में ओ का मतलब ओथ, ओथ मतलब होता है शपथ। शपथ किसके किसके शपथ की बात की गई है, संघ के मंत्री जो हैं और राज्य के मंत्री, संसद के सदस्य, विधान मंडल के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और कैग, महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक इसको बोलते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं अनुसूची 4 की, ठीक है। देखिए आप लोग ये मत समझिएगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि देखिए ये यही सब एग्जाम में पूछता है, ठीक। अब ये नहीं पूछेगा कि अनुसूची 3 में क्या सम्मिलित है, अनुसूची 4 में क्या है, ये सब नहीं पूछेगा। अब अनुसूची 4 में क्या है, अनुसूची 4 में सिर्फ वैसे समझिए, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि यहाँ मैं इसे समझाता हूँ ना, जिसे यहाँ आर लिखा है, आर का मतलब होता है राज्यसभा, आर का मतलब आप समझिए राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, आर का मतलब राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, आवंटन किसके लिए भाई, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसके लिए, जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए, बस सिंपल सी बात है। आर का मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक, ये खत्म होता है। अनुसूची 4 है राज्यसभा, मतलब कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के लिए। इसके बाद आता है अनुसूची 5 एससी, एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट, जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति। तो यहाँ बात करते हैं अनुसूची 5 की, ठीक। अनुसूची 5 एससी का मतलब समझ रहे हैं ना, एससी का मतलब के अनुसूचित जाति। आप एक दो बार जहाँ अनुसूची की ये सब ट्रिक लगा के पढ़ लिए ना, एक बार अपने हाथ से लिख लिए, फिर आपको भूलने वाला नहीं है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं जनजाति, अनुसूचित जनजाति जो है के प्रशासन एवं नियंत्रक के बारे में, के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित, ठीक है, नियंत्रण से संबंधित है, नियंत्रण से संबंधित, ठीक है। अनुसूची 5 क्या है, एससी लिखा है, एससी का मतलब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित। तो इसके अंतर्गत कुछ राज्य आते हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के, यहाँ क्षेत्रों के है, ठीक है, क्षेत्रों के प्रशासन। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र है मैं बता रहा हूँ, 10 इसमें राज्य शामिल हैं, 10
लेकिन अगर आप याद करने लगेंगे तो भूल जाएंगे। मैं एक ट्रिक के द्वारा आप लोगों को समझाना चाहता हूँ इसे, ठीक है। थोड़ा सा अजीब टाइप है लेकिन याद हो जाएगा। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ ओ राम जी, ठीक। हम जाएंगे तो छाएंगे, ठीक है। देखिए बस याद करने के लिए 10 राज्य याद करेंगे, याद होगा, भूल जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रिक से याद होगा तो एक बार याद हो जाएगा, फिर भूलेगा नहीं। ओ का मतलब होता है उड़ीसा, ठीक है। ओ का मतलब उड़ीसा हो गया, ठीक है। और इसका मतलब राजस्थान हो गया, ठीक है। राजस्थान में लिख दे रहा हूँ यहाँ, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान हो गया। यहाँ ए का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और यहाँ यम का मतलब हो गया महाराष्ट्र, यहाँ जी का मतलब हो गया गुजरात, ठीक। और यहाँ ह का मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ह का एच में हिमाचल प्रदेश को एचपी लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। एच का मतलब यम, फिर ये है, ये ह के बाद है म का मतलब आएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद जाएंगे में सिर्फ जे से मतलब निकालिए, इसका कोई अर्थ नहीं, ठीक है। जे का मतलब निकालिए झारखंड, ठीक है, झारखंड। अभी मैं आपको लिख के पूरा समझा रहा हूँ अभी से, अभी कंफ्यूज मत होइएगा। टी का मतलब तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। छ का मतलब छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ संबंध, ठीक है। जैसे कि हमने क्या बताया, अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूची एससी का मतलब अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधित। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो इसमें 10 राज्य सम्मिलित हैं। 10 राज्यों में अगर आप याद करेंगे तो जल्दी याद नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमने एक ट्रिक बनाया है, ठीक है। और राम जी हम जाएंगे तो छाएंगे, ठीक। ओ का उड़ीसा, आर से राजस्थान, ए से आंध्र प्रदेश, यम से महाराष्ट्र, जी से गुजरात, ह से हिमाचल प्रदेश हो गया, म से एमपी हो गया, ज से मतलब जाएंगे में, ज से जो हो गया झारखंड हो गया, फिर तो मतलब तेलंगाना, छ से छत्तीसगढ़। एक बार 2 बार अगर आप अपने से लिख लेंगे याद करके तो फिर दोबारा भूलेगा नहीं। हाँ, और जो अनुसूची 5 है ये करेंट का इशू है और ये एग्जाम में पूछ सकता है आपके, क्योंकि ये चर्चा में था भी। इस अनुच्छेद 5 आर्टिकल 24 के अंतर्गत आता है, अरे सॉरी 244, ठीक है, आर्टिकल 244। और इन सभी क्षेत्रों का प्रशासन जो है राज्यपाल के द्वारा देखा जाता है। अगर संसद में कोई कानून अगर बनाया जाता है तो अगर राज्यपाल चाहे तो उस कानून को वहाँ लागू ना होने दे, अगर लागू होने भी देता है तो कुछ उसमें कटौती कर दे, संशोधन कर सकता है, ठीक है, उसके पास ये अधिकार है, ठीक है। तो ये देखिए अनुसूची 5 जो है 244 से संबंधित है, और ये ट्रिक जो है अपना देख लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं हम अनुसूची 6 की, ठीक है। अनुसूची 6 ये स का मतलब होता है छ का स, हाँ एक मिनट, हाँ तो यहाँ बात करते हैं अनुसूची 6। अब अनुसूची 6 में लिखा है जन का मतलब जनजातीय क्षेत्रों, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण, ठीक है, प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित, ठीक है, से संबंधित है ये। अब देखिए यहाँ भी आया है कि जनजातीय क्षेत्रों, कौन कौन से क्षेत्रों, कितने क्षेत्रों की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इसके लिए भी एक ट्रिक, इसमें 4 राज्य शामिल हैं जो पूर्वांचल के हैं, ठीक है, उधर जो वो हैं जो पूर्व के हैं पूरा। तो मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। उसमें 4 राज्य हैं, देखिए आप में एक ट्रिक है अमे का मित्र, ठीक है, अमे का मित्र, ठीक है। अमे का मित्र से आप एक ट्रिक है, आप इसे याद कर सकते हैं। अ का मतलब असम, ठीक है, अ का मतलब असम, मे का मतलब मेघालय, ठीक है, म का मतलब मेघालय, और का से कुछ नहीं होता। मी से मिजोरम, ठीक है, मी से मिजोरम, और त्रि से
त्रिपुरा, त्रिश होता है त्रिपुरा, ठीक है। अब देख सकते हैं अनुसूची 6 मतलब जन लिखा है, जन का मतलब जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। तो इसमें कौन कौन क्षेत्र आएंगे, 4 राज्य आएंगे इसमें, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर ट्रिक से अमेका मित्र, अमेका मित्र बोलिए, अ से असम हो गया, मे से मेघालय हो गया, मी से मित्र हो गया, अरे मी से मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। अब बात करते हैं अनुसूची 7 की। अनुसूची 7 में देखिए 7 स, यहाँ लिखा है स का मतलब सूची, ठीक है, स का मतलब सूची। देखिए आप लोग 2 बार 3 बार अगर इसे देख लेंगे, एक बार समझ लेंगे स का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आर का मतलब, ओ का मतलब, सब समझ जाएंगे। स मतलब सूची। सूचियां पता है आपको कि हमारे संविधान में 3 सूचियां, 3 सूचियों की चर्चा की जाती है। पहला संघ सूची, संघ सूची, ठीक है। दूसरा राज्य सूची, राज्य सूची। फिर ये तीसरा समवर्ती सूची, ठीक है, ये समवर्ती सूची, ठीक, समवर्ती सूची। तो इसमें देखिए मूल रूप से 97 विषय हैं, ठीक है, मूल रूप से जो है, मूल रूप से 97 विषय है, लेकिन इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जो है इसमें 100 विषय रखे गए हैं, ठीक। मूल रूप से, ऐसे लिखता हूँ ना, मूल रूप से इसमें जो है, मूल रूप से इसमें है 97 विषय, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसमें सम्मिलित कितने हैं, 100 विषय। वर्तमान समय में इसमें 100 विषय सम्मिलित हैं, वर्तमान में 100 विषय सम्मिलित हैं। और राज्य सूची, राज्य सूची में मूल रूप से कितने हैं, मैं मूल सिर्फ लिख रहा हूँ, मूल रूप से कितने हैं, 66 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में कितने शामिल हैं, वर्तमान में 61 शामिल है। इसमें मूल रूप से कितने हैं, मूल 47 हैं, परंतु हैं कितने वर्तमान में, 50, वर्तमान में 50। जो संघ सूची है इस पे केंद्र का नियंत्रण होता है, इसमें जो जो विषय सम्मिलित है उस पे केंद्र कानून बनाएगा। यह राज्य सूची, इसमें जो जो विषय सम्मिलित है इसमें राज्य कानून बनाएगा। समवर्ती सूची में जो है, समवर्ती सूची में जो जो विषय रहते हैं दोनों बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो संघ है ना, जो केंद्र है राज्य सूची के में जो विषय है उसमें भी कानून बनाता है, लेकिन वो बाद की बात है, इसके लिए अलग से चैप्टर है, उसके लिए मैं समझाऊंगा। और देखिए यहाँ पर विषय देख लें, मूल रूप से 97 विषय हैं, अरे हाँ 97 विषय संघ सूची में, लेकिन वर्तमान में है 100, इसमें 66 है, 61, इसमें समवर्ती सूची में 47 है, 50। इसमें कम इसलिए है ना क्योंकि इसमें के जो विषय हैं इसमें 66 हैं, लेकिन 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा 5 विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है, ठीक है। वो अब जानिए मत कि कौन कौन से जोड़े गए, वो एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये 7वां था, 7वां, ठीक है, मैं लिखा नहीं हूँ, 7वां था, ठीक, सूची जो बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं 8वां। 8वां मतलब लिखा है भा, भा का मतलब भाषा, ठीक है, 8वां, ठीक है। 8वां मतलब है यहाँ पर भाषा, ठीक है। 8 पे लिखा है हमने ना भा मतलब भाषा। भाषा देखिए हमारे संविधान में की जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख है। 14 मूल रूप से हैं, ठीक है, 14 देखिए मूल रूप से 14 हैं। इसके बाद 8 को जोड़ा गया है, ठीक है, 8 नए हैं, इनको जोड़ा गया है। और ये जान लीजिए कि कब कौन सा विषय जोड़ा गया है, ठीक है। तो पहले ये देखिए 21वें संविधान संशोधन में, 21वां संविधान संशोधन जब होता है तो इसमें जोड़ा जाता है, इसमें, ठीक है, सिंधी जो भाषा है, सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा कौन सा जोड़ा गया इसमें, सिंधी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कोंकणी। ये देखिए कोंकणी जो है, कोंकणी एक ही भाषा आती है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, नेपाली भाषा को, ठीक है। मूल रूप से इसमें 14 भाषा हैं, लेकिन इनको जोड़ा गया है 71वें, इनको जो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है,
ठीक है। 71वें संविधान संशोधन के जोड़ा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, ठीक है। इसके बाद आता है बोडो, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92 संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 92, ठीक है, इसके द्वारा जोड़ा गया है। जैसे 14 थे मूल रूप से, 21वें संविधान संशोधन में एक जुड़ गया, ठीक है, एक जुड़ गया तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये 16, 17, 18, ठीक। इसके बाद 92 संविधान संशोधन जोड़ा गया, 19, 20, 21, 22, आज टोटल मिला के कितने हैं, 22, ठीक है। और आपको ये याद रखना चाहिए कि अनुसूची 8 में जो है अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, ठीक है। एग्जाम में पूछ देता है, जैसे कि एक बार हुआ था ग्राम पंचायत अधिकारी का, उसमें पूछ दिया था कि अंग्रेजी भाषा का उल्लेख है कि नहीं, तो अंग्रेजी भाषा का उल्लेख इसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है ये 9वां मतलब जो स लिखा है उसका मतलब है सुधार से, 9वां मतलब सुधार, स का मतलब सुधार, मतलब भूमि सुधार से बात करते हैं, सुधार मतलब भूमि सुधार। इसमें भूमि सुधार के बारे में, इसमें भूमि सुधारों की चर्चा की गई है, ठीक है। भूमि सुधारों से संबंधित कानूनों को जोड़ा गया है। अनुसूची 9 में भूमि सुधारों से संबंधित कानूनों को, इसको 8, देखिए मूल रूप से 8 थे, मूल रूप से कितने थे, 8, लेकिन वर्तमान में कितने हैं अनुसूचियां, 12, ठीक है। मूल रूप से इसको जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया भूमि सुधार को, भूमि सुधार, जैसे भूमि सुधार के लिए कानून जो बनाए गए थे उसको पहले संविधान संशोधन के, ठीक है, पहले संविधान संशोधन 1951, ठीक है, पहले संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक, भूमि सुधार को। इसको जोड़ने का उद्देश्य एक ही था कि जो जमींदारी प्रथा है उसको समाप्त करना है। किसी के पास बहुत सारी जमीन थी, किसी के पास जमीन ही नहीं है, तो हदबंदी जैसे कानून लाए गए और उनको जमीन उपलब्ध कराया गया, ठीक है। इसमें मूल रूप से 13 कानून थे, ठीक है, मूल रूप से 13 कानून थे, लेकिन आज इसमें वर्तमान समय में कितने हैं, वर्तमान समय में इसमें 284 कानून है, ठीक। इसके बाद ये है कि जो अनुसूची 9 में जितने भी विषय शामिल हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये याद रखिएगा, न्यायिक समीक्षा इनकी की जा सकती है। पहले यह था कि इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, ठीक है। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो केशवानंद भारती 1973 का मामला था उसके अनुसार अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अनुसूची 9 में भूमि सुधारों का मतलब सुधार, भूमि सुधारों की बात से जो कानून की बात की गई है, इसको पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें मूल रूप से 13 और ऐसे वर्तमान में 284 कानून है, ठीक। इसके बाद आता है 10 में लिखा है बदला। इसका मतलब होता है बदला, मतलब दल बदल कानून, दल बदल। इसका मतलब कि जो संसद और जो संसद के जो सदस्य हैं और जो विधान मंडल के सदस्य हैं, अगर वो किसी पार्टी को चेंज कर, इसका मैं अलग से क्लास लूँगा, बस आप ये जानिए कि इसको जोड़ा गया है, ठीक है। और इसको जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 52वें संविधान संशोधन, ठीक, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया है। और इससे आर्टिकल 102 मतलब अनुच्छेद 102 और 151 संबंधित है। पूछ सकता है 151 किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है, ठीक है। ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है इसमें 1985 में, ठीक, आप ये सब देख सकते हैं। इसके बाद आता है पंच, ठीक है। 11वां हमने क्या लिखा है, पंच का मतलब पंचायती राज, ठीक है। इसमें 11 का मतलब 11 में लिखा है पंच, हमने लिखा है ना, पंच मतलब पंचायती राज जो हो गया, पंचायतों के न्याय से संबंधित है, पंचायतों के न्याय जिम्मेदारियां उनकी क्या हैं, पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। इसको भी जोड़ा गया है,
इसको भी जोड़ा गया है। इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, और ये जान लीजिए कि इसमें पंचायतों के प्रशासन से संबंधित है। प्रशासन क्या है, उनकी प्रशासन क्या है, अधिकार क्या है इससे, और इसमें 29 विषय हैं, ये जरूर याद करिएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी में से पूछ चुका है कि अनुसूची 11 से 11 में कितने विषय सम्मिलित हैं, तो इसमें 29 विषय सम्मिलित हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ये लास्ट जो लिखा है नगर मतलब नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका। ठीक है, इसका मतलब ये होता है नगर पालिका को भी जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 1992। ठीक, इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, इसमें विषयों की संख्या 18, सिर्फ इतना ही जानते रहिए। ठीक है, नगर पालिकाओं में 18 विषय जोड़े गए हैं, और इसमें जो पंचायती राज था इसमें 29 विषय जोड़े गए हैं। ठीक है, नगर पालिका की शक्तियाँ क्या हैं, इस मतलब कि नगर पालिका की शक्ति क्या है, अधिकार क्या है, जिम्मेदारियाँ क्या हैं, इसके बारे में। चलिए, तो फिर ये जो समाप्त होता है। आप इसको 1-2 बार याद कर लीजिएगा, फिर अपने हाथ से लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब। ठीक है, धन्यवाद।